शुरू करते हैं आज की सीरीज एमसीक्यू की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दोगे और टॉपिक को अच्छे से करोगे क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस इन द प्राइवेट मार्केट डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज। आपने ये वाली थ्योरीज की होंगी, मे बी आपको याद हो, गेम थ्योरी, लेफर कर्व, डेड वेट लॉस और कॉज थ्योरम। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम है जिसमें हमने एक्सटर्नलिटीज की बात की थी। जो प्राइवेट मार्केट है वो जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है ना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उसको डील करती है। तो आई होप आपने ये थ्योरी की होगी। ये टॉपिक है इन्वायरमेंट का क्लियर, ये टॉपिक इन्वायरमेंट का है, जो कि इस टॉपिक में ये था कि अगर किसी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो रही है, मतलब कि किसी वजह से जो है इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ डील की जाती है, कुछ प्राइवेट मार्केट में डीलिंग होती है एक्सटर्नलिटीज़ को रिमूव करने के लिए। तो वो किस में होता है, कॉज थ्योरम में होता है क्लियर। वो किस में होता है, कॉज थ्योरम में होता है। और ये थ्योरम मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, कमिंग वीडियोज़ में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और नेट के एग्ज़ाम में इसमें से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज। जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह से निकाली जाती है। द रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 एनुअम, पर 1000 के अकॉर्डिंग, या फिर बर्थ रेट के अकॉर्डिंग, या फिर रेट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 एनुअम, या फिर यहाँ पे मे बी दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। यहाँ पे द रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 एनुअम, या फिर इन रेट एट विच फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है पर एनुअल के अकॉर्डिंग फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो फर्स्ट भी है, और इसका जो ये भी बन रहा है फिर थर्ड। ठीक है, ये बाय मिस्टेक सेम बन गया है ऑप्शन। तो पर जो है 1000 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकाली जाती है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ए ग्राफ रिफ्लेक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम, इट्स अनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज द। देखिए ये वाला टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको याद होगा लॉरेंज कर्व, फिलिप कर्व के बारे में आपको पता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डील करती है। तो आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम और अनइक्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गया। उसके बाद बच गई लेफर कर्व। अब आप याद कीजिए कुजनेट कर्व क्या थी, लॉरेंज कर्व क्या थी और लेफर कर्व क्या थी। तो लेफर कर्व किससे डील करती है, टैक्स से डील करती है। ठीक है, इस तरह से लेफर कर्व बनती है, ये तो टैक्स से डील करती है। ये थर्ड ऑप्शन भी गया। अब बात इन दोनों पे आ गई, याद करके सोचिए, याद कीजिए आप कुजनेट कर्व किससे डील करती है और लॉरेंज कर्व किससे डील करती है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा फोर्थ कुजनेट कर्व। इसका डायग्राम मैं आपको करवाती हूँ। देखिए ये है कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व में क्या देखा जाता है, कुजनेट कर्व में जो है इस तरह से अनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम, जैसे जैसे जो है अनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से अनइक्वालिटी जो है हायर यहाँ पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद अनइक्वालिटी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होने से अनइक्वालिटी डाउन होगी। जैसे जैसे स्टार्टिंग में अनइक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है और पर कैपिटा इनकम का ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद जब पर कैपिटा इनकम और ज़्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो अनइक्वालिटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कम होनी शुरू हो जाएगी। ये था कि जैसे जैसे इनकम को इंक्रीज करवाया जाता है पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर इनकम इंक्रीज होगी तो अनइक्वालिटी क्या होती है, दूर होती है। तो ये किस में शो किया गया था, कुजनेट कर्व में शो किया गया था। क्लियर, ये किस में था, कुजनेट कर्व में सारा का सारा शो किया गया था। इसके बाद यहाँ पे है लॉरेंज कर्व। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ लॉरेंज कर्व क्या होती है। लॉरेंज कर्व जो है वो नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग अनइक्वालिटी को देखती है, वो पर कैपिटा की इनकम देखती है। कुजनेट पर कैपिटा को लेती है और जो लॉरेंज है वो नेशनल इनकम के साथ डील करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन बनाई हुई है ना, जितनी ये इक्वालिटी लाइन से दूर होगी ना उतनी अनइक्वालिटी होगी। ठीक है, और जितनी ये कर्व पास आएगी ना अनइक्वालिटी दूर होगी, रिमूव होगी। ठीक है, तो ये ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है इसमें, और पता किया जाता है कि जो है अनइक्वालिटी कितनी का है। ठीक है, कंट्री के अंदर जो अनइक्वालिटी है वो कितनी का है, तो इस तरह से इसके साथ डील किया जाता है। और कुजनेट में पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है हमें, क्वेश्चन जो है पर कैपिटा के इनकम के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर,
कुजनेट भी आपने देख लिया, लॉरेंज भी देख लिया, और लेफर कर्व मैंने आपको बता दिया ये किसके साथ डील करता है, ये टैक्स के साथ डील करता है। जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है। एक पॉइंट होता है मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद अगर और ज़्यादा टैक्स इंक्रीज किया जाता है ना तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होने की बजाय डाउन हो जाती है, क्योंकि टैक्स लगाने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा टैक्स लगाना जो है हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये बनती है लेफर कर्व, आपकी इन्वर्टेड यू टाइप भी ये बनती है, ठीक है। इसके बाद स्टेपलर-सैमुअल्सन थ्योरम इंटरनेशनल का टॉपिक है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेपलर-सैमुअल्सन थ्योरम है, उसमें टैक्स लगाने की बात की गई है, टैरिफ की बात की गई थी। तो आप बताइए स्टेपलर-सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फैक्टर प्राइस के ऊपर, या फिर ग्रोथ प्रोडक्शन या ट्रेड के ऊपर, डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर, या फिर टर्म ऑफ ट्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो स्टेपलर-सैमुअल्सन थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला था जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है, फैक्टर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फैक्टर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ये थ्योरम। देखिए, इफ टैरिफ इम्पोज सो रियल रिटर्न ऑफ स्केयर फैक्टर, स्कार्स फैक्टर, जो कमी होती है ना जिन फैक्टर्स की नेशन के अंदर, उन पे क्या होता है इंक्रीज, जो उनका जो है ना रियल रिटर्न वो तो इंक्रीज हो जाता है, और जो अबंडेंट फैक्टर वाले नेशंस होते हैं ना उनको लॉस होता है। तो स्टेपलर-सैमुअल्सन का जो व्यूज़ था वो ये व्यूज़ था कि टैरिफ लगाने से क्या होगा, अबंडेंट फैक्टर वाले नेशन को नुकसान होगा, लॉस होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। अगर समझना है तो मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 2 नेशन है, ठीक है, 2 नेशन है, ए और बी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, लेबर ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है। क्लियर, यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है। हुआ क्या, ये नेशन है लेबर से बनी हुई प्रोडक्ट या फिर लेबर को यहाँ पे सेंड कर रहा है, या जैसे भी आप समझ लीजिए जो है लेन देन हो रहा है, ठीक है, लेबर से बनी प्रोडक्ट का या फिर लेबर का हो रहा है, बी नेशन में भेज रहा है। तो बी नेशन ने क्या किया, बी नेशन ने टैरिफ इम्पोज कर दिया, किसके ऊपर, लेबर के ऊपर। स्केयर जो स्कार्स फैक्टर है ना उनके ऊपर जो है टैक्स इम्पोज कर दिया। तो अब क्या होगा, बी फैक्टर जो है वो लेबर का जो ट्रेड है वो नहीं करेगा, क्योंकि अब टैरिफ इम्पोज हो गया। इट मीन्स लेबर यहाँ पे कॉस्टली हो गई, वो लेबर को बाहर से नहीं मंगाएगा या लेबर से बनी प्रोडक्ट को नहीं मंगवाएगा, और जो यहाँ पे लेबर है खुद की कंट्री की जो लेबर है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो खुद के नेशन में जितने भी लेबर है जिस तरह से भी काम कर रहे हैं उनका यूज़ करेंगे और बाहर से वो नहीं मंगवाएंगे। तो इससे क्या होगा, अबंडेंट फैक्टर है ना, ये जो ए नेशन है उसके पास तो अबंडेंट मात्रा थी, लेबर की ज़्यादा मात्रा थी, अब इसको तो लॉस हो गया ना, क्योंकि इसके इंपोर्ट तो ख़त्म हो गए, इसने अपने इंपोर्ट ख़त्म कर दिए, इसके एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट थे वो रिड्यूस हो गए, वो ख़त्म हो गए। तो ऑल ओवर कहने का मतलब क्या है कि टैरिफ इम्पोज करने से, जहाँ पे कमी है फैक्टर्स की वहाँ पे टैरिफ लगाने से जो स्कार्स फैक्टर वाला नेशन है उसको तो बेनिफिट होगा, बट जो अबंडेंट फैक्टर है, जैसे ए देश था, अबंडेंट थी लेबर की मात्रा, उसको लॉस होगा, वो सफ़र करेगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है, उसके जो एक्सपोर्ट हो रहे थे वो ख़त्म हो गए, बिकॉज ऑफ बी ने क्या किया, टैरिफ इम्पोज किया, किसके ऊपर, स्कार्स फैक्टर के ऊपर, इसलिए ए को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप 2 बातें याद रखोगे, ठीक है, आप 2 बातें याद रखोगे, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, या तो वो आपसे पूछ लेगा स्टेपलर-सैमुअल्सन का व्यूज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो व्यूज़ क्या था कि अबंडेंट फैक्टर जो नेशन है उसको लॉस होगा, और जो स्कार्स फैक्टर है उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा, उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा टैरिफ लगाने से, ठीक है। और सेकेंडली अगर वो आपसे पूछे तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि इससे किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो फैक्टर प्राइस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब लेबर के प्राइस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि जो नेशन बी है वहाँ पे लेबर कॉस्टली हो गई, और जो नेशन ए है वहाँ पे फिर वो एक्सपोर्ट उससे नहीं करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब फैक्टर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन ट्रेड के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये राइबोस की थ्योरम आई थिंक उसका व्यूज़ था, डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, टर्म ऑफ ट्रेड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, फैक्टर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये अलग अलग थ्योरम के अलग अलग व्यूज़ हैं, मैं आपको ना 1 बाय 1 ये भी थ्योरम्स जो हैं करवा दूंगी कि इनके क्या क्या व्यूज़ थे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंटरनेशनल जो है आपकी इकोनॉमिक्स है उसका टॉपिक है, क्लियर। उसके बाद स्टैगलबर्ग मॉडल,
अब आपने अलग अलग मॉडल किए होंगे, किंग्ड डिमांड कर्व हो गया, कुर्नोट मॉडल हो गया, है ना, उससे रिलेटेड है। तो स्टैगलबर्ग जो मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, स्मॉल ग्रुप मॉडल से, किंग्ड डिमांड कर्व से, प्राइस लीडरशिप से, या फिर रिएक्शन कर्व से। तो जो स्टैगलबर्ग मॉडल है वो रिएक्शन कर्व से जो है रिलेटेड है। इस तरह से रिएक्शन कर्व बनती है, और जो ये पूरा मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैगलबर्ग मॉडल के व्यूज़ क्या थे। उसके बाद आ गया मार्केट फेलियर। जो मार्केट फेलियर है वो मैंने ना लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था बाय मिस्टेक, मैंने वहाँ पे जो आंसर है वो मुझे देना था 2 और 3, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो प्लीज़ आप ध्यान कर लीजिए। मार्केट फेलियर के 2 कारण होते हैं, एक तो होता है मार्केट पावर, एक होता है एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, उसके कारण मार्केट जो है फेल होती है। पॉवर्टी और प्राइवेट गुड्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो जो इसका आंसर है वो 2 और 3 होगा। क्लियर, इसका आंसर जो है 2 और 3 होगा। तो बाय मिस्टेक वहाँ पे जो आंसर है वो गलत टिक हो गया, तो आप उसे ठीक कर लीजिए। पता नहीं वो MCQ सीरीज़ 1 में है, 2 में, किसी में है वो, बट ये बिल्कुल राइट है। मार्केट फेलियर है वो जो है मार्केट पावर और एक्सटर्नलिटीज़ के कारण मार्केट फेल होती है, इसके कारण होते हैं। क्लियर। उसके बाद GDP है ना, जो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ करंट प्राइस, करंट प्राइस के ऊपर अगर हम GDP निकालते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, रियल या फिर नेट डोमेस्टिक या नॉमिनल या फिर ग्रोस नेशनल, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल GDP। क्योंकि जो रियल है ना वो ना पिछले बेस प्राइस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, ठीक है, और नॉमिनल होती है ना वो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो लास्ट ईयर ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, GDP डिफाल्टर निकालने का वो आपको बोल देते हैं, या फिर नॉमिनल GDP बोल देते हैं, या फिर वो रियल GDP बोल देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की बात हो रही है, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू विच हैज़ बीन बेस्ट और लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट। मतलब जो टैक्स लगाया जाता है उसका कम से कम बैड इम्पैक्ट होना चाहिए, बुरे प्रभाव कम से कम होने चाहिए, और बेस्ट जो प्रभाव हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। हैज़ बेस्ट और लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, ये व्यूज किसका था, मस्करेव का, मार्शल का, डाल्टन का, या फिर पीगू का। मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाई, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट टैक्स सिस्टम ये होना चाहिए, जितना आप बेनिफिट ले रहे हो उतना सेक्रीफाई करोगे, जितना आप सेक्रीफाई कर रहे हो उतना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए टैक्स वाला सिस्टम। तो ये व्यूज किसका था, मैंने जो है पब्लिक फाइनेंस में ये टॉपिक आपको करवाया था, ठीक है, तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये व्यूज था डाल्टन का। क्लियर, ये जो व्यूज है डाल्टन का था। उसके बाद एक ग्रोथ मॉडल इन विच देयर आर डिमिनिशिंग, देयर आर, यहाँ पे देयर आना था, देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज। देखिए आपको याद होगा, यहाँ से आप थोड़ा सा ये भी हिंट ले सकते हो। एक तो ये मॉडल है ना डिमिनिशिंग रिटर्न को मतलब जो है देखता है, ईच फैक्टर प्रोडक्शन डिमिनिश होते रहते हैं, बट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजी चेंज आते हैं। एक्सोजीनियस जो मॉडल है वो कौन सा है, याद करो, जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, और लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। मैंने ये टॉपिक आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है, वो था सोलो मॉडल। सोलो मॉडल हेक्सोजीनियस होता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करता है। तो ये मैंने मॉडल करवाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना, या फिर आप GDP की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके सोलो मॉडल कर लेना। मैंने वहाँ पे सोलो मॉडल, AK मॉडल और हेरोड डोमर मॉडल तीनों बड़े अच्छे से करवाए हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डाउट जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मेरे से। तो सोलो मॉडल से क्वेश्चन में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सोलो से, हेरोड से और AK मॉडल से, ठीक है, वो आपसे तीनों मॉडल से हर बार जो है क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब तो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी वो क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आप अच्छे से इन मॉडल्स को कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, हु गैव फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी सबसे पहले याद करो, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी कौन सी थी, ट्रेड की, और वो किसने दी थी, मार्शल ने, हेक्सरोले ने, एडम स्मिथ ने, या फिर केन्स ने। तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसको बोला जाता है भाई, हेक्सरोलिन थ्योरी को बोला जाता है, ठीक है। हेक्सरोलिन थ्योरी है ना उसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी बोला जाता है, और इसमें अबंडेंट फैक्टर्स की बात होती है, ठीक है। तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी इसे बोला जाता है। ये किसने दिया था, हेक्सरोलिन ने दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हेक्सरोलिन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल
ट्रेड की। वैसे तो केन्स की एब्सोल्यूट थ्योरी हो गई और कंपैरेटिव कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई और ये हेक्सरोलिन थ्योरी हो गई। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है हर बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। और इसकी आंसर की यहाँ पे गिवन है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।